अब रैगिंग में होता क्या था कि इंट्रोडक्शन हो गया आपका, उसके बाद आती थी डांस के बाद। अब आपको चुन्नी ओढ़ के डांस करना है। जो 3 दोस्त मेरे गए थे, उनमें से 2 दोस्तों का सिलेक्शन हो चुका था। मेडिकल कॉलेज कैसा हो गया है, कैसी लाइफ़ है आगे जाने के बाद, डार्क साइड ऑफ कोटा, गुड साइड ऑफ कोटा। प्लस में सिलेबस पूरा रैप अप हो चुका था कोचिंग की तरफ से, पर मेरा हुआ नहीं था। माइंड में वही फ़ोबिया स्टार्ट होने लग गया और मैंने उसी चीज़ को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विजय कुमार है। मैं करंटली ईएसआई मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में फाइनल ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। तो चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे मेरी डॉक्टर बनने की जर्नी स्टार्ट हुई और कैसे मैंने अलग-अलग डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस की एंड फिर एमबीबीएस में सिलेक्शन के बाद लाइफ़ कैसी होती है, उसके बारे में। ये बात स्टार्ट होती है सन 2013 में, जब मैं 8th क्लास में था। तब हमारे स्कूल में एक मैजिशियन आए थे। मैजिशियन कहें या टीचर कहें, एक ही बात है। थे बड़े ज़बरदस्त आदमी। उनका नाम था शमशेर सिंह। जब 8th क्लास में नॉर्मल बच्चा बेसिक साइंस पढ़ रहा होता है, तब वो बंदा पढ़ा रहा था एंडोक्रिनोलॉजी या कहें हम एडवांस मेडिकल थिंग्स। वहीं से स्टार्ट हुआ था मेरा इंटरेस्ट मेडिकल में कि अपने को तो अब यही चीज़ करनी है। फिर जैसे-जैसे आगे बढ़े, इंटरेस्ट बढ़ता गया। अब हुआ क्या, जैसे मैं 8th क्लियर करने वाला था, उसके बाद उनके एक स्टूडेंट का एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाता है। तो अलग-अलग किस्से आए। सर ने हमें बताया कि क्या होता है मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद, कितना अच्छा होता है सब। मैंने कहा ठीक है, सही है। क्योंकि मैं बिलॉन्ग करता था एक छोटे से गाँव से, जहाँ पे ऐसा ऐसा था नहीं, थोड़ा बैकवर्ड सा ही था। पर मेहनत पूरी की है अपन ने। 8वीं से लेकर 12वीं तक जितना अपने से बन पड़ा, अपन ने किया। जितनी फैसिलिटीज़ मिली अपने को। पर 12th में हम चले गए कोटा। अब उससे पहले कोटा जाने की एक थोड़ी-सी बैक स्टोरी है। उस पे बात करें तो 12th में था तब मेरा हॉस्टल में एक रूमी था। तो उसकी सिस्टर ने ट्राई किया था कि 2 या 3 बार, तो उसका नहीं हो पाया। और मेरे ही खुद के घर में एक सिस्टर और थी, उन्होंने भी ट्राई किया, तो उनका भी नहीं हो पाया था। तो अपने को थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ यार, हमें भी थोड़ा ट्राई करना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। और जाके वहाँ पे कोर्स भी वही लिया जो उन्होंने ले रखा था। बेसिकली 2 कोर्सेज़ होते हैं, जब हम कोटा जाते हैं। तो एक तो इंस्टीट्यूट फिक्स था कि जिस इंस्टीट्यूट में उन्होंने किया है, वहीं पे अपने को करना है। तो उन्होंने एलन कोटा से किया था और मैं भी वहीं गया एलन कोटा में। वहाँ पे उन्होंने फ़ेज़ चूज़ किया था अचीवर। मेरा बेस इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं था, पर फिर भी देखा-देखी में मैं अचीवर में चला गया। वहाँ पे जैसे 2 फ़ेज़ होते हैं, एक लीडर होता है, एक अचीवर होता है। तो लीडर में थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, अचीवर में थोड़ा एडवांस मॉडलिटी होता है। तो छोटे से स्कूल के निकल के गया था, बच्चे हमारी क्लास में थे 25। अब जैसे ही मैं क्लास में एंट्री लेता हूँ, बच्चे बैठे हैं 250 इंटू 10 टाइम्स। सिलेक्शन रेशियो की बात करें तो उन 250 में से बस 1 या 2 का ही सिलेक्शन होना होता है, बाकी तो बस भीड़ बढ़ाते हैं। आगे किया, कोशिश की, हमने खूब खूब जान लगा दी उसमें। 3-3 4-4 घंटे सो के लगे रहे, पर एट द एंड ऑफ द डे होता यही है कि 1 साल तो कोटा को समझने में ही निकल जाता है। क्योंकि वहाँ की लाइफ़ और जो मेरी गाँव की लाइफ़ थी, वो बहुत अलग थी। जो मैंने स्कूल में फेस किया था और वहाँ पे फेस किया, वो चीज़ें भी अलग थी। डिस्ट्रैक्शन भी अलग थे, स्टडी मटेरियल भी अलग था, एग्ज़ाम पैटर्न भी अलग था। पहले था फ़ोकस बोर्ड के ऊपर, अब आ गया नीट, जो होता है एमसीक्यू बेस्ड। पैटर्न अलग, स्टडी मटेरियल अलग, डिस्ट्रैक्शंस अलग और घर से इतनी दूर। तो ये सारी चीज़ें सभी को परेशान करती हैं। वैसे ही मुझे भी किया, पर जैसे-तैसे करके मैं लगा रहा। अब अपनी फिज़िक्स तो इतनी वीक थी, जैसे 9th-10th का बच्चा होता है, उसको आता है इतनी फिज़िक्स, मेरे को 12th में आती थी। मेन पॉइंट तो यही था कि उसके ऊपर काम करना था, क्योंकि बायो तो शमशेर सर ने जैसे-तैसे कर ही दी थी। फिज़िक्स पे पूरा 1 साल लगा मुझे। पहले जब जाता था क्लास में तो क्वेश्चन्स नहीं हो पाते थे। जो क्लास के इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, जो जो टीचर बोलने से पहले ही क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं, उनमें से तो था नहीं मैं। पहले साल तो समझने में ही लगा और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की, होते नहीं थे क्लास में। फिर उसके बाद जैसे ही कोर्स कंप्लीट हुआ, माइंड में वही फ़ोबिया स्टार्ट होने लग गया
क्योंकि स्टार्टिंग में तो माइनर में ठीक नंबर आ रहे थे, 500 आ रहे थे। ठीक है, शायद हो सकता है सिलेक्शन। पर जैसे-जैसे आगे बढ़ते गए, वैसे-वैसे चांसेस भी डिक्रीज़ होते गए। क्योंकि दिवाली के आस-पास मेरी स्कोरिंग आ गई थी 350 के ऊपर, और आफ्टर दिवाली तो 350 से भी नीचे ही चली गई थी। तो उसका फ़ोबिया, प्लस में सिलेबस पूरा रैप अप हो चुका था कोचिंग की तरफ से, पर मेरा हुआ नहीं था। उसका फ़ोबिया, और एक हम अकेले रहते हैं कोटा में, उस चीज़ का फ़ोबिया। तो ये सारी इकट्ठे हो गई मेरे माइंड में घर कर गई, और मैं जिस दिन मेरा पहला मेजर था, मैं घर निकल गया उसी दिन। 5 मई 2017 जब मैं कोटा आया था, मोस्टली बच्चे देने जा रहे थे नीट का एग्ज़ाम। मैं जा रहा था एलएन कोटा, क्योंकि एक तो मैं अंडर एज था, और जैसे ही वहाँ गया तो सब कुछ अलग ही था माहौल। तो वही सारी चीज़ें दोबारा करनी थी, तो उस चीज़ का स्ट्रेस तो था ही मेरे पे। कि सेम चीज़ रिपीट करनी है, जो फर्स्ट ड्रॉप में किया, सेकंड ड्रॉप में किया, पर कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी करनी थी। जैसे कि पेपर अटेम्प्शन एक ऐसी चीज़ होती है, जो जो सेम नॉलेज के साथ बच्चा होता है, उससे आपको 30 से 40 नंबर आगे या पीछे कर सकता है। तो इस चीज़ पे काम किया मैंने थर्ड ड्रॉप में, और एक था कि अपने को कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। अब 2 साल आप सेम कोचिंग में, सेम क्लास लगा चुके हो, पर थर्ड ड्रॉप में भी आपको वही सब करना है। सीख तो आप पहले भी चुके हो, पर वही है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कितनी करते हो, या टेस्ट पेपर कितने सोल्व करते हो। इस दौरान जो 3 दोस्त मेरे गए थे, उनमें से 2 दोस्तों का सिलेक्शन हो चुका था 2019 बैच में, और उन दोस्तों ने कभी ऐसा फ़ील होने नहीं दिया मेरे को कि मैं लेफ्ट आउट हो गया हूँ। एक्चुअल में जो मेरे वो 2 दोस्त थे, उन्होंने थ्रू आउट माई थर्ड ड्रॉप डेली वो कॉल करते थे मुझे। पूछते थे कि क्या प्रोग्रेस चल रही है, और मेडिकल कॉलेज कैसा हो गया है, कैसी लाइफ़ है आगे जाने के बाद, कितना फ्रीडम उनको मिल चुका है। एंड उन चीज़ों से मैं मोटिवेट ही होता था। उनमें से मेरे एक दोस्त का नाम था रोहित, और एक दोस्त का नाम था साहिल। रोहित जो अभी मेरा ही इमीडिएट सीनियर है मेरे कॉलेज के अंदर, और साहिल जो महाराष्ट्र में एक मेडिकल कॉलेज में इंटर्न बन चुका है। जो पेपर अटेम्प्शन की बात मैं आपको बता रहा था, कि जैसे होता क्या है कि कई बच्चे एक फ्लो में पेपर को कर देते हैं। मैं भी वही कर रहा था। सीक्वेंस सही था, पहले बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। पर हो क्या रहा था, सब कुछ मैं एक ही फ्लो में कर रहा था। करना क्या है अपने को, मल्टीपल राउंड्स में, जो मैंने किया। फिर मैंने स्टार्ट किया कि पेपर को एक एक गो में नहीं करना, मल्टीपल राउंड में कंप्लीट करेंगे हम। 3 या 4 राउंड लेंगे। सबसे पहले ईज़ी वाले क्वेश्चंस, जो कि हमें पूरे कॉन्फिडेंस है। वो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बायो में 90 क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें से 70 या 75 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो आपको कॉन्फिडेंस होएगा कि ये तो हो ही जाएँगे। फिजिक्स में 30 होंगे, केमिस्ट्री में 35 होंगे। फिर उसके बाद आती है मीडियम लेवल की बारी, जो कि 5 से 7 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। जैसे 70 बायो में पहले हो चुके हैं, अब हम आ गए हैं 80 प्लस पे। 10 या 12 क्वेश्चन यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, एंड केमिस्ट्री में 5 मोर एंड फिजिक्स में 5 मोर। देन वी विल प्रोसीड ऑन हार्ड पार्ट। पर हमें ध्यान हार्ड पार्ट में ही देना है, क्योंकि जो करना है और जो छोड़ना है, यही तो मेन चीज़ है। सारे पेशेंट्स को हम ऑपरेट नहीं कर सकते, सभी को हम मेडिसिन भी नहीं दे सकते, और सभी को हम ठीक भी नहीं कर सकते। ये सिलेक्शन का प्रोसीजर हमें नीट के पेपर में ही सिखा दिया जाता है। जो ये बात अगर कोई स्टूडेंट कैप्चर कर लेता है, वही आगे निकलता है। नीट 2 ही चीज़ों के बारे में है, कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क। अगर आप डेली चीज़ें कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, हार्ड वर्क के साथ, तो आप निकाल लोगे। अगर आप में सेल्फ डाउट आ गया कि यार मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, आपने कंसिस्टेंटी छोड़ दी, आपने हार्ड वर्क से पीछे पैर ले लिया, तो फिर नहीं हो पाएगा। मेन चीज़ तो यही है। अब थर्ड ड्रॉप में हुआ क्या मेरे साथ, कि 23 मार्च को अनाउंस हो गया लॉकडाउन। तब तक मेरी स्कोरिंग बहुत अच्छी चल रही थी। 650 अराउंड आ रहे हैं मेजर में, मेजर स्टार्ट हो चुके थे। अच्छी स्कोरिंग थी काफ़ी। एंड जैसे ही लॉकडाउन लगा, तो उस टाइम पे लॉकडाउन से 1 दिन पहले ही हम घर जा चुके थे। फिर उसके बाद आ गया पढ़ाई में गैप, पूरे 1 महीने का। अब उस टाइम अनसर्टेनिटी बहुत थी। कभी पेपर पोस्टपोन होने की कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि उसी डेट को होगा। न्यूज़ पे कुछ चल रहा है, आस-पास कुछ और हो रहा है। हालात खराब ही होते जा रहे थे। बीमारी भी काफ़ी फैल रही थी। पेंडेमिक इतना बढ़ चुका था। पर जितनी बार भी पेपर पोस्टपोन्ड हुआ, मैंने उतनी बार ही रिवीजन किया, और ये मेरी
स्ट्रैटेजी में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट साबित हुआ मेरे लिए। जबकि मेरे जो साथ वाले थे, जो और कोचिंग ले रहे थे उस टाइम पे, उन्हों वो यहीं पे लैग कर गई कि जितनी बार भी पेपर पोस्टपोन्ड हुआ, वो स्ट्रेस में चले गए और मैंने उसी चीज़ को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया कि जितनी बार भी पोस्टपोन्ड होगा, उतनी बार रिवीजन करूँगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो चालू ही थी। एनटीए का एक ऐप था, उस पे एंड साथ में एलन के जो टेस्ट पेपर हो रहे थे ऑनलाइन, उस पे। उसके साथ-साथ 10 ईयर के ऊपर फ़ोकस किया और 13 सितंबर को एग्ज़ाम जैसे ही दे के निकला, पहले तो लग रहा था कि यार क्या हुआ है, क्या नहीं? जैसे ही एग्ज़ामिनेशन हॉल से निकला, तो 1 घंटे में आपको पता ही है यूट्यूब पे आंसर्स आने लग जाते हैं, टीचर सोल्व करने लग जाते हैं। तो जैसे ही मेरा सेंटर था यहाँ पे गुड़गाँव में, गुड़गाँव से निकला रेवाड़ी तक पहुँचा ही था कि आंसर की आ गई। स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चन चेक किए, वही गलत आ गए। थोड़ा डिमोरलाइज़ हो गया। पर जैसे ही घर पहुँचा, फाइनल आंसर की आई इंस्टीट्यूट की, मैंने मिलाई, तो मेरे मार्क्स बन रहे हैं 635। पर मैंने किसी को बताया नहीं तब तक। क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, जब मैंने पहली बार आंसर की मिलाई थी, मेरे मार्क्स बन रहे थे 570 एंड उसके अगले दिन फिर मैंने मिलाई, मेरे मार्क्स डिक्रीज़ हो गए 540 एंड फिर उसके बाद ऑफिशियल आंसर की आई, फिर मेरे मार्क्स डिक्रीज़ हो गए। डिक्रीज़ करते-करते जब तक फाइनल रिजल्ट आया, तब तक आ गए 520। इसलिए मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं किसी को अपने मार्क्स बताऊँ। घर में मेरा छोटा भाई है, जो अभी फ़िलहाल नीट में प्रिपेयर कर रहा है, नीट की प्रिपरेशन कर रहा है। उसने मेरे मार्क्स खुद ही जोड़े, खुद ही पेपर चेक किया एंड नेक्स्ट डे फिर मिलाया और जब तक फाइनल आंसर की नहीं आई एनटीए की तरफ से, तब तक किसी को मार्क्स बताए नहीं। जब तक फाइनलाइज़ नहीं हो गया ना कि 635 हैं, तब जाके मेरे को सुकून मिला कि हाँ, 635 है। पर कोटा का जो एक स्ट्रेस था, जो एक एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन बोलो, वो मेरे माइंड में थी। जो कि मेरे मेडिकल कॉलेज में जाने के ऑलमोस्ट 1 साल तक नहीं निकली। मेरे को डेली ऐसे ही ख़्याल आते थे कि अभी भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है और मैं डेली नीट का पेपर देता था अपनी नींद में और डेली मेरा सिलेक्शन नहीं होता था। और ये सब चला 1 साल तक, जब तक मेरी फर्स्ट प्रूफ कंप्लीट नहीं हुई। जब मुझे लगा कि हाँ, अब मैं सेकंड ईयर में हो गया हूँ। अब मार्क्स तो आ गए मेरे 635 पर हरियाणा में अप्लाई हो गई बॉन्ड पॉलिसी कि या तो आप 40 लाख डिपॉज़िट करो या आपका 40 लाख का 7 इयर्स का बॉन्ड बनेगा कि आपको 7 ईयर सर्विस करनी पड़ेगी। और गवर्नमेंट उसमें कुछ क्लियरली कह नहीं रही कि आपको जॉब भी मिलेगी ही मिलेगी। अब जो मेरा ड्रीम था, जो शमशेर सर ने डाला था स्टार्टिंग में कि पीजीआई में जाना है, जो मैं काउंसलिंग अटेंड करके आया पीजीआई में, जो सेकंड ड्रॉप में सोचा था कि ये 70 किलोमीटर्स 1 साल में कवर करूँगा, अब वो धुंधला होते हुए नज़र आ रहा था, क्योंकि उस कॉलेज में अब लग रहा था बॉन्ड। तो फिर उसका सब्स्टिट्यूट खोजा हमने, खोजते-खोजते हम पहुँच गए ईएसआई मेडिकल कॉलेज, एम्प्लॉयड स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एनआईटी 3 फरीदाबाद, जो कि हमें हमारे सीनियर्स ने सिखाया है कि इसकी प्रोनंसिएशन अच्छी होनी चाहिए, जो कि रैगिंग कहें या इंट्रो कहें, एक ही बात है, जिसमें सिखाया गया था। अब ये कॉलेज तो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, पर आता हरियाणा में है, तो अपने घर जैसा ही लगता है और आई थिंक अब हरियाणा में वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज यही है। पीजी कोर्सेज़ भी हैं एंड सो मच मैनी फैसिलिटीज़, रोबोटिक सर्जरीज़, एवरी एडवांसमेंट व्हिच इज़ देयर। जो चीज़ें एम्स में होती हैं, वही इस कॉलेज में है। सो आई एम लकी कि मैं इस कॉलेज में आया उस बॉन्ड पॉलिसी की वजह से एंड फिर जैसे ही सिलेक्शन हुआ, मेडिकल कॉलेज में पहुँच गया, कोर्स स्टार्ट हो गया। पर पेंडेमिक था, वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। एडमिशन हो गया नवंबर में, आ गई फरवरी। फरवरी 9 को हमारी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुई, जिस पे मैंने पहली बार अपने प्रिय गुरुजनों और प्रिय बैचमेट्स की आवाज़ें सुनी। और वो आज़ाद आवाज़ें कितनी डरावनी थी मैं आपको बता नहीं सकता। सब चीख रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास का ज़माना था। फिर धीरे-धीरे कॉलेज वालों ने कोप अप किया, सिचुएशंस को हैंडल किया, क्योंकि था तो हॉस्पिटल ही। अब बच्चों को तो बुलाना ही पड़ेगा सिखाने के लिए। हम वहाँ पे पहुँचे, एक दूसरे को देखा, पहुँचे, उसके बाद इंट्रो का दौर शुरू हुआ। हमारे प्यारे सीनियर्स, जिनको हमसे इंट्रोड्यूस होने की कुछ ज़्यादा ही तत्परता थी, रात को 2 बजे आ जाते थे हमारे पास हॉस्टल में
बिना बताए, बिना नॉक किए। और आते ही एक ही सवाल होता था, आप अपना इंट्रो दो, और वो भी हिंदी में। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एनआईटी 3 फरीदाबाद। तो इसको अब हमें प्रोनाउंस करना है हिंदी में। कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा महाविद्यालय एनआईटी 3 फरीदाबाद। अब ये तो आराम से निकल गया, तब नहीं निकल रहा था। तब तो कर्मचारी अलग था, बीमा अलग था, निगम अलग था, और कुछ अलग ही प्रोनाउंसिएशन निकल रही थी। तो ये छोटी-मोटी चीज़ें हुई रैगिंग में। अब नीट में, नीट के एक तो होता है पहले का दौर, अब होता है एक पोस्ट सिलेक्शन, आफ्टर लाइफ क्या होती है? आफ्टर लाइफ में क्या रिवार्ड्स मिलते हैं बच्चे को? आफ्टर लाइफ में सबसे बड़ा रिवार्ड मिलता है कि अब उसके पास इतना स्ट्रेस नहीं होता कि दिन में 15-15 या 16-16 घंटे पढ़ रहा है वो, इतना कुछ नहीं करना होता है। अगर आप दिन के 3 या 4 घंटे भी निकाल रहे हो तो बहुत है। आप आराम से मेक आउट कर लोगे कॉलेज में। अब इसके अलावा आपके पास आ जाती है फ्रीडम। आप कभी भी कहीं भी घूमने निकल सकते हो। कोई भी वीकेंड आपका टूर लग सकता है, ट्रिप लग सकता है, और सबसे अच्छा तो इंटरेक्शन ही होता है जूनियर एंड सीनियर का। एंड जो यादें होती हैं वो बनती है हमारी फर्स्ट ईयर पे। तो जैसे एनाटॉमी होता है तो उसमें डीएच में, डाइसेक्शन हॉल में क्या-क्या डाइसेक्ट करते हैं उसमें तो पता ही नहीं। तो अब हम थोड़ी बात करते हैं कि कॉलेज में इंट्रो कैसा होता है। एक तो होता है ऑफिशियल इंट्रो, जो फैकल्टी के सामने होता है, जहाँ पे फैकल्टी आपको मिलाती है अपने सीनियर से। और एक होता है अनऑफिशियल इंट्रो, जो होता है आपके हॉस्टल के रूम में या फिर आपके सीनियर के रूम में, जहाँ पे अपने आपके सीनियर उनको आपसे मिलाते हैं या फिर आप अपने आप को उनसे मिलाते हैं। इसकी स्टार्टिंग होती है सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। अब रैगिंग में होता क्या था कि इंट्रोडक्शन हो गया आपका, उसके बाद आती थी डांस की बारी। अब आपको चुन्नी ओढ़ के डांस करना है या फिर आपको छिपकला छिपकली बनना है, जिसमें एक लड़का बनेगा छिपकली, एक बनेगा छिपकला, और दोनों चिपक जाएंगी दीवार से। या फिर आपको उठानी है बोतल, और वो भी बोतल के पीछे से या आपके पीछे से, वो आप सोचना, और जब आपकी इंट्रो हो तो करना। इसके अलावा या तो आप बाहर जाके चिल्लाओ, डीन सर मैं आ गया, या फिर सुपरमैन बन जाओ, या बैडमिंटन खेल लो वर्चुअल, रियल नहीं, जिसमें एक बंदा नेट बनेगा, एक बंदा रैकेट बनेगा, और एक बंदा खेलेगा बैडमिंटन उससे। अब मैं बता रहा हूँ आपको अपनी कुछ पोस्टिंग के किस्से, जो क्लिनिकल पोस्टिंग्स होती है हमारी। वैसे तो ये सेकंड ईयर में स्टार्ट हो जाती है, पर फील्ड विजिट होती है थर्ड ईयर में। हमारे पास जैसे पीएचसी लगता है पाली का, वहाँ पे लेके जाते थे हमें। अब कॉलेज वालों ने तो हाउस अलॉट कर दिया। अब होता क्या था, हम उस हाउस में जाते थे, उनसे क्वेश्चंस पूछते थे, आपकी जॉब क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, कितना कमाते हो? तो वो सोचते थे हमें कि हम हैं जनगणना वाले, और कुछ बताते नहीं थे। उल्टा हेल्थ के बारे में बताने की जगह वो हमें भगा ही देते थे। अब क्लिनिकल पोस्टिंग में जो पीएसएम की पोस्टिंग होती है, वो होती है सबसे बढ़िया। वो होती है जैसे कोई पिकनिक हो, आपको बस में बैठा के ले जाते हैं, आपका पूरा बैच जाएगा 20 बच्चों का। आप जाओगे पोस्टिंग में, आप जो आपका काम है एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, आप वो करोगे। बीपी लेना है, वेट लेना है, या फिर जो भी आपको एडवाइस देनी है। उसके अलावा जो आप मस्ती करते हो वहाँ पे, उसकी कोई हद है नहीं, क्योंकि सबसे बेस्ट क्लिनिकल पोस्टिंग होती है वो पीएसएम्स की होती है। इसके अलावा क्लिनिकल पोस्टिंग लगती हैं मेडिसिन में, सर्जरी में, ऑब्स गायनी में, वो इतनी मज़ेदार होती नहीं है। अब एक क्लिनिकल पोस्टिंग का सीन मैं आपको बताता हूँ। हमारी पोस्टिंग लगी हुई थी सर्जरी डिपार्टमेंट में। अब जो हमारे सर्जरी डिपार्टमेंट के हेड हैं, वो बड़े खतरनाक आदमी हैं। वो नहीं छोड़ते किसी को भी। अब हेड गए हुए हैं, साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसआर हैं, इंटर्न हैं, फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट हैं, और उनसे छोटे हम हैं। अब जो एसआर था, उन्होंने पेशेंट से पहले ही कहा था कि आप खड़े होके चल के दिखाओ। पेशेंट कह रहा है नहीं जी, मुझसे तो नहीं चला जाएगा। एपी आया, एपी से भी नहीं हुआ। अब आ गए एचओडी सर, अब पूरी टीम राउंड पे है। एचओडी सर ने कहा पेशेंट को कि तू खड़ा हो जा, और वो खड़ा होके ना तो वो चला, वो कुछ देर दौड़ के भी आया।
अब जो उसके बाद एचओडी सर ने धमकाया है, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर या फिर एसआर को, और जिस पे हम हँसे हैं उसकी कोई हद नहीं है। फिर उसके बाद एक पेशेंट था, जिसको हमारे जो टीचर्स थे वो डिस्चार्ज करने वाले थे। पर उसका ओपन एब्डोमेन सर्जरी हुई थी, जिसके कारण उसको बेगोटा बैग लगना चाहिए था। अगर उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता, तो उसका एब्डोमेन रप्चर करके, स्टिचेज़ रप्चर करके सारा विसरा बाहर आ जाता। तो उसको आइडेंटिफ़ाई किया हमारे एचओडी सर ने, और उस पे भी इतना धमकाया है ना उन्होंने, जो हमारे सीनियर्स थे उनको। तो ऐसा ड्रीडफुल माहौल रहता है वहाँ पे कि आपको लगता है कि हाँ, हम हैं इस प्रोफ़ेशन में और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हम ऐसे ही किसी पेशेंट को नहीं जाने दे सकते। तो ये थी मेरी नीट की जर्नी, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद कैसे मैं कोटा गया, वहाँ पे मैंने कोचिंग की, डार्क साइड ऑफ कोटा, गुड साइड ऑफ कोटा, एंड देन आफ्टर लाइफ, आफ्टर नीट सिलेक्शन, एंड इवन डार्कर साइड ऑफ एमबीबीएस एंड द पॉजिटिव साइड ऑफ एमबीबीएस। नीट की प्रिपरेशन के लिए मोटिवेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसमें एक तो होती है इंटरनल मोटिवेशन जो हमारे अंदर से आती है, एक होती है एक्सटर्नल मोटिवेशन जो हम देख के या फिर सीख के प्राप्त करते हैं। इन मोटिवेशनल स्पीकर्स को देख के लगता है कि अगर ये क्रैक कर सकते हैं, तो हम या फिर आप क्यों नहीं क्रैक कर सकते। और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस को देखते रहिए, इन टूल्स को यूटिलाइज करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2024 एग्जाम।